बड़ा प्रयोग किए हैं मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक। इन्होंने ये साबित करके दिखाया कि नाना का गुण जो है वो नाती में आता है, नानी का गुण जो है वो नाती में आता है, दादा का गुण जो है वो पोता में आता है, दादी का गुण पोता में आता है, माता का गुण बेटा में आता है, पिता का गुण बेटा में आता है। ये सब सिद्ध करके किसने दिखाया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिखाया। ठीक है ना। मटर के पौधा लेकर के वो प्रयोग किए, मटर का पौधा लिए और मटर का पौधा लेकर के प्रयोग किए, तो उन्होंने बताया कि कई पीढ़ी पीछे वाला गुण भी हो सकता है कि आपके अंदर आ जाए। जैसे अगर हम हैं तो हमारे अंदर हो सकता है 4 पीढ़ी पीछे वाला गुण आया हो, 5 पीढ़ी पीछे वाला गुण आया हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारे अंदर कई पीढ़ी पीछे वाला गुण भी आ सकता है। में आ गया ना। जैसे कुछ लोगों को आप लोग कहते सुनते होंगे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे तोरा में लक्षण कहां से आ गया? ना तोर मम्मी में लक्षण था, ना तोर पापा में लक्षण था, फिर तोरा में लक्षण कहां से आया? तो भाई वो लक्षण जो है वो कई गुना पीछे पीढ़ी से आया होगा। वो लक्षण हो सकता है कि उनके नाना से, उनके दादा से, ठीक है ना, उनके जो मतलब दादा के भी जो पिताजी रहे, दादा के भी जो दादा रहे, उनसे हो सकता है कि लक्षण आया हो। कई पीढ़ी पीछे से लक्षण आ सकते हैं। और इस बात को सिद्ध करके किसने दिखाया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिखाया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। यही व्यक्ति हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने एक बहुत बड़ा चीज बताया कि भाई आनुवांशिक गुण जो है वो कई पीढ़ी पीछे से भी आ सकते हैं। दादा से हो सकता है कि आप में आ जाए, ठीक है ना, परदादा से गुण आप में आ सकता है, दादा के जो दादा है उनसे गुण आप में आ सकता है। तो कई पीढ़ी पीछे से गुण आपके अंदर आ सकता है। समझ में आ गया बाबू? पीढ़ी पीछे से गुण आपके अंदर आ सकता है। समझ में आ गया बाबू? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ये बात पहली बार दिखाए। ग्रेगर जॉन मेंडल, ऐसे तो लोग शॉर्टकट में मेंडल बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ 1822 में और मृत्यु हुआ 1884 ईस्वी में। मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। अब आपको यह भी पता है कि ऑस्ट्रिया कौन सा देश है, आपको यह भी पता है कि पादरी किसको कहते हैं, हम सब इतिहास में पढ़ा चुके हैं। समझो कि जिस देश का राजा इतना खराब था, जिस देश का चांसलर इतना खराब था मेटरनिक, उस देश में भी इतने विद्वान लोग थे। ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे और ईसाइयों के मठ में एक पादरी का काम करते थे। 1866 में मेंडल ने मटर के पौधे पर पहली बार आनुवंशिकी का प्रयोग किया। किसके पौधे पर? मटर के पौधे पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर अपना आनुवंशिकता का प्रयोग किया था, तो बताइएगा मटर के पौधे पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया वो किस पर किया, तो ध्यान रखिएगा मटर के पौधे पर। ठीक है ना। और चूंकि आनुवंशिकता के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दिए कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल, इसलिए मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। समझ में आया बाबू? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, हम चाह रहे हैं कि भाई सब सब्जेक्ट का तो क्लास एकदम भरपूर चल रहा है, अंग्रेजी का नहीं चल रहा। एक बार दीपक सर को बुलाते हैं, रुक जाइए जरा। दीपक सर, क्या गलती की है? स्टूडेंट कुछ खोज रहा है। हाँ आइए आइए आइए, बहुत गलती की है आप। आपसे स्टूडेंट सब मिलना चाह रहा है। देखिए आपका सब कितना शिकायत कर रहा है। अब आप ना बताइएगा क्या हुआ? स्टूडेंट सब आपका इतना शिकायत कर रहा है। देख लीजिए, लीजिए पहले आप इसको लगाइए, ठीक है। अभी आपको बताते हैं कि क्या आपका शिकायत है।
आप क्या गलती की है सर, आपको नहीं पता है ना? थोड़ा पता है कि ना? शाम में आप क्लास लिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा जो आपका शिकायत कर रहा है, ये तो शिकायत गलत नहीं है। आप पूछिए क्या शिकायत है। शिकायत ये है कि सर जिस तरीके से आप रिवीजन करवा रहे हैं, लंबा लंबा क्लास लेकर के, दीपक सर क्लास लेकर ऐसे रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, अभी तो क्रैश कोर्स में क्लास चल रहा है। क्रैश कोर्स की बात नहीं है सर। अच्छा, अभी जैसे हमारा रिवीजन का क्लास चला, देखिए लाख लाख बच्चे सब क्लास कर रहे हैं। अच्छा, 1-1 लाख बच्चे। जैसे अभी आपको हम एक चीज दिखाते हैं, आप सर देखिए, ऐसे ही आपका शिकायत नहीं आ रहा है, आप शिकायत वाला सर काम किए हैं। तब बोले कि हम शिकायत भाई कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पता चला कि सर जी तो शिकायत वाला काम किए हैं। ठीक है ना? 1 मिनट सर, बता रहे हैं। ये तो अभी क्लास चल रहा है जो वाला है। देखिए सर, अभी आप खुद देखिए, इतना बड़ा बड़ा क्लास टारगेट बोर्ड पे चल रहा है। देखिए सर, ये हम फिजिक्स का क्लास लिए थे, 1,26,000 बच्चा देखा है। देखा कि नहीं देखा सर? जोर से बोलिए सर, आपका आवाज नहीं निकल रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है ना? ये देखिए हिस्ट्री का हम क्लास लिए थे, 1,26,000 बच्चा देखा है। ये देखिए बंडवाल सर मैथ का क्लास लिए, इनका तबीयत खराब था फिर भी मैथ का क्लास लिए, देखिए 1 लाख बच्चा देखा है। आज ये क्लास। रुकिए, क्या आपका मोबाइल स्लो या हैंग हो रहा है? अगर आप अपने स्लो मोबाइल को नया जैसा बनाना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि हम जो भी फाइल मोबाइल से डिलीट करते हैं वो डिलीट नहीं होती, वो मोबाइल के किसी कोने में रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी से, क्लास का रिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए। अगर होना चाहिए तो एक बार दिल वाला, भाई दिल से होना चाहिए। ठीक है ना? अगर दिल वाला इमोजी भेज दीजिएगा, समझ जाएंगे कि हाँ होना चाहिए, एकदम दिल से होना चाहिए। बताइए, बताओ भाई। आज दीपक सर पकड़ा गए हैं, भागल चलते हैं ये। ठीक है ना? आज पकड़ा गए हैं फंदा में। हम जैसे देखे कि बाहर में, हमको याद आ गया कि आज बच्चा सब खोज रहा था, आज पकड़ा गए। होना चाहिए ना? सर तो डर गए सर। क्या सर डर गए सर? नहीं, कहेंगे तो रिवीजन करा देंगे, इसमें क्या है सर? रिवीजन कराने से टीचर्स कभी डरते नहीं हैं, समझ जाइए भाई। हाँ देखिए सर, सब दिल का चित्र भेज रहा है, मतलब होना चाहिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। हमको लगता है सर इस शुभ मुहूर्त में देर नहीं, कल ही हो जाना चाहिए। कल तो सर 12 पे क्लास है शाम में। हाँ, कल शाम में 12 कॉमन क्लास है। शाम में नहीं है सर आपका क्लास। कल कौन सा दिन? आज हमारा था तो आज सौरभ सर ले लिया है। कल कीजिएगा, कल आप समझ गए ना सर? तो क्या कहते हैं, कल रिवीजन करा देते हैं और क्या। पक्का? हाँ, पक्का वादा से मुँह करिएगा नहीं ना? सर हमारा जो वजूद है सर इन पर टिका हुआ है सर। हाँ तो बाबू कल बताओ, कल अंग्रेजी का रिवीजन शाम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हैं? तो ऐसा करते हैं, पूरे बुक का रिवीजन क्वेश्चन लेके पूरे बुक का सर, पूरे किताब का रिवीजन। ठीक है, पूरे दोनों बुक का है? दोनों बुक का सर। लगभग कम से कम 3 घंटा का क्लास होगा तो दोनों बुक हो जाएगा आराम से। तो बाबू बताओ जल्दी से, कल होना चाहिए? आराम से, जल्दी से बताइए। कल सर जी का क्लास होना चाहिए ना? अंग्रेजी को हल्के में नहीं लेना है। हाँ, 10वां क्लास में अगर अंग्रेजी बोलते हैं, 10वीं क्लास में अगर अंग्रेजी को हल्के में लीजिएगा तो फिर 12वीं में मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ना? आदत लगी रहेगी ना, आदत लगा के रखना है। हाँ सर, देखिए सर, सब बच्चे कल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तुम भी रेडी हैं फिर? कल के लिए तैयार हैं सर। तो लेकिन थोड़ा एनर्जी नहीं दिख रहा है आप में, जैसे कहना चाहिए एकदम कि हाँ सर एकदम तैयार हैं बच्चों। यस सर, एकदम तैयार हैं। बाप रे बाप, अब हुआ नहीं बात। अब नहीं हुआ बात कि नहीं एकदम तैयार हैं। अब बच्चे से बार पूछ लिए सर। बच्चे तो कहिए रहे हैं कि हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है। तो कल शाम 6 बजे से लेकर के रात कम से कम 9 बजे तक, क्या सर? बिल्कुल। रात 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक 2.5-3 घंटा के क्लास में तो हमको लगता है कि दोनों बुक का रिवीजन हो जाएगा। दोनों बुक का 2.5-3 घंटा क्लास में पूरे बुक का रिवीजन हो जाएगा। लगभग 23 चैप्टर्स, 23 चैप्टर सर। पूरा रिवीजन करवा दीजिएगा। और लगभग क्या बोले, वहीं तो क्वेश्चन आना ही है सर, वहीं से आना है। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, कल के लिए तैयार रहिए। देखिए बड़ा संजोग से आज पकड़ा गए तो क्लास भी हम इनका रख दिए। क्या कहते हैं? रखने वाले थे लेकिन अभी आप कल ही बोल देते, चलो कल ही शुरू करते हैं। हाँ देखिए सर, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। जहाँ हर एक सब्जेक्ट हो रहा है, देखिए सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, बच्चों का पूरा मैथ हो गया, सपोर्ट मिलेगा भाई। बताओ तो बाबू, कल कितने बच्चे जुड़ेंगे? कल कितने 1000 बच्चे लाइव क्लास में जुड़ेंगे? हमें भी ऐसा चाहिए सर। कल हमें ऐसा चाहिए। आपको ऐसा चाहिए? बिल्कुल। मतलब लगभग 10,000 बच्चे। यस सर।
लगभग 10,000 सर बच्चे 2 चाहिए। बुक का रिवीजन है सर, हाँ और लॉन्ग क्लास है। भाई दीपक सर कह रहे हैं कि सर कम से कम 10,000 बच्चे लाइव क्लास इससे हमारी एनर्जी में सर और ज्यादा 10 गुना बढ़ जाएगा। एनर्जी और बढ़ेगा सर। यस सर। तो भाई बताओ जल्दी से, आप लोग तो छोटे भाई बहन हो, आप बताओ जल्दी से। सर का कहना है कि सर हमरे जैसे आपके क्लास में 10,000 बच्चे लाइव पढ़ते हैं, हमारे भी क्लास में कम से कम 10,000 बच्चे लाइव पढ़ने चाहिए। बताइए इतना तो जल्दी बच्चे से। सपोर्ट कर ही सकते सर बच्चे आपको दुगना प्यार करते हैं, देखिए 20-20 हजार तक लिख रहे हैं। हैं। क्या बात है, 10,000 फिर कल तो रेडी छोड़िए। रहिएगा आप लोग कल सब। 10,000 तो छोड़िए, 20-20 हजार बच्चे लिख रहे हैं। अच्छा क्या बात है। तो कल प्यारे बच्चों हो जाए ना, कल मुकाबला की तैयारी करें। अरे वाह क्या बात है। तो 10,000 बच्चे लाइव में कल आएंगे सर, बच्चे ने आपसे वादा कर दिया है। ठीक है सर, हम भी देख लेते हैं कल। कल देख लीजिए, नहीं कल एकदम दिखा दीजिए। कल तो हम तो दिखाई देंगे, पर कल हमको देखना भी है बच्चों का प्यार। देखना है प्यार कि भाई और सचमुच बहुत में दिन खाली बाद कहते YouTube हैं पे कि करते भी हैं। बहुत दिन बाद यूट्यूब पे क्लास मतलब कल मेरा होने वाला है। हाँ बहुत दिन बाद, इसलिए तो सर चाह रहे थे कि जल्दी हो जाए। हाँ, ठीक है, फिर ठीक कोई है ना। दिक्कत नहीं है। तो कल का दिन प्यारे बच्चों सेट कर गया, ठीक है ना। तो कल एक बार अंग्रेजी का भी क्लास हो जाए और तब देखिए कैसे मजा आता है, ठीक है ना। तो कल सर के क्लास में सर का इच्छा है कि कम से कम 10,000 बच्चे जुड़े। तो भाई 10,000 बच्चों के लिए आप लोग मेहनत कर दीजिएगा, पूरा कोशिश कर दीजिएगा, जान लगा दीजिएगा एकदम। तो जान लगावे की जरूरत है, व्हाट्सएप पे शेयरवा कर दीजिएगा तो हो जाएगा, काफी है। ठीक है ना। शेयर एक बार कर दीजिएगा दबा करके ना, बस हो जाएगा 10,000। तो भाई कल थोड़ा सा सर को सपोर्ट करिएगा। सर पहले से सर एकदम का उम्मीद बनैले हैं कि सर आपके जैसा अगर 10,000 बच्चे हमारे में जुड़ जाए, हम तो 3 घंटा का 4 घंटा का क्लास ले लेंगे। 2 ठीक बुक है? का रिवीजन बहुत अच्छे से हो 2 जाएगा। बुक का रिवीजन करा देंगे। तो सर इरशाद सर को भी पकड़िए, अभी दिख नहीं रहे हैं, अगर कहीं पकड़ाएंगे, दिख गए तो कल पकड़ा जाएंगे, ठीक है ना। अगर पकड़ा गए तो उनको भी कह देंगे कि लीजिए भाई जल्दी क्लास लीजिए, पूरा लंबा लंबा क्लास लीजिए। वैसे भी रिवीजन चाहिए था। आजकल तो रिवीजन पर हम लोगों को अभी से लेकर के परीक्षा बहुत- तक ना बहुत- खाली बहुत रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन में ही डिवीजन है। जिसका अच्छा रिवीजन होता है उसका हाँ, अच्छा डिवीजन होता है। हाँ सर एकदम, Perfect जिसका है। बढ़िया रिवीजन उसका बढ़िया डिवीजन। तो प्यारे बच्चों रिवीजन में कमी नहीं करना है, एकदम लगातार लाखों लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हर एक क्लास को सर लाखों बच्चे देख रहे हैं बिहार sir, के। yes, sir. तो ये लाखों बच्चों का भविष्य हम लोगों पर टिका हुआ है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ बेहतर करें। बिल्कुल। तो भाई आप लोग कल तैयार रहिएगा, कल अंग्रेजी का आप लोगों का होने वाला है क्लास, बड़ा धमाकेदार होने वाला है, ठीक है ना। हमें लगता है कि बिहार बोर्ड में अभी तक जितने बच्चे नहीं, आगे बढ़े बाबू अब। हाँ सर का दहाड़ ही काफी है, बहुत बढ़िया। हम आप लोगों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, ठीक है ना, कि कैसे बढ़िया बढ़िया रिवीजन हो, बढ़िया बढ़िया क्लास आपके लिए आए, ठीक है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, आनुवंशिकता का पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का और संस्कृत का कब होगा सर? बाबू कल अंग्रेजी का करिए, परसों हिंदी का कर देते हैं, क्या दिक्कत है। आई एम ऑल्सो रेडी, ठीक है ना। मैं हमेशा तैयार हूं प्यारे बच्चों। कल आप लोग अंग्रेजी का कर लीजिए, परसों संडे है, पूरा हिंदी एकदम पकड़ के गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। हाँ हिंदी को एकदम भिंडी के भाव में बेच देंगे। क्या बात करते हैं, हिंदी को भिंडी के भाव में बेच देंगे कल, इतना सस्ता कर देंगे कि कोई भी खरीद के चला जाएगा, ठीक है ना। परसों परसों परसों, ठीक है। तो परसों आप लोग तैयार रहिए हिंदी के लिए। हम क्या बोले, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर यू, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता के बारे में इतना खोज किए कि उनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाने लगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा। और लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, मेंडल जो प्रयोग किए ना, शुरुआत में तो उनका प्रयोग कोई नहीं माना, कहा पगला आदमी है, ऐसे ही कुछ बोल के चला जा रहा है, का तो 5 पीढ़ी पीछे से गुण आएगा आगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लोगों को लगा कि 5 पीढ़ी पीछे का गुण थोड़ी अभी आएगा, 5 पीढ़ी पीछे का गुण अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल का बात लोगों ने हल्के में ले लिया, ठीक है ना। लेकिन 34 साल के बाद जब वैज्ञानिकों के द्वारा यह पता किया गया, तो 34 साल के बाद लोगों को लगा कि अरे भाई ये तो ग्रेगर जॉन मेंडल एकदम सही बात बोले थे। मतलब जब ग्रेगर जॉन मेंडल अपना थ्योरी दिए कि भाई 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि कई पीढ़ी पीछे के गुण आ जाते हैं संतानों में, तो इस बात को कोई नहीं माना। लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल मर गए, तो मरने के बाद वैज्ञानिकों ने यह कहा कि भाई कई पीढ़ी पीछे का गुण आता है, तब लोगों ने कहा कि ये बात तो ग्रेगर जॉन मेंडल बड़ी पहले कह चुके हैं। यानी कि यह थ्योरी का सत्यापन हुआ ग्रेगर जॉन मेंडल के मरने के बाद।
ठीक है ना। तो मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग की मान्यता कब मिली? 34 साल के बाद मिला, 1900 ईस्वी में। वे बेचारा मर गए थे 1884 में, मर गए, लेकिन उनका बात कोई नहीं माना। लेकिन मरला के 16 साल के बाद लोगों को पता चला कि अरे भाई, तो ग्रेगर जॉन मेंडल एकदम सही बात बोले थे, और उस समय उनके वैज्ञानिकों के द्वारा उनके प्रयोग की मान्यता दी गई। ठीक है ना, उस समय उनके प्रयोग की क्या दिया गया? मान्यता दिया गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के दो प्रयोग यानी कि दो नियम हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, जिसको कि आप लोग बड़े गौर से देखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल के दो नियम प्यारे बच्चे हम आपको बताने वाले हैं, जिसको कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम, जिसको कहते हैं पृथ्वीकरण का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला नियम, जिसको क्या कहा जाता है? पृथ्वीकरण का नियम कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथ्वीकरण का नियम क्या कहता है। ठीक है ना, पहला नियम हम लोग समझेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथ्वीकरण का नियम क्या कहता है। तो याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल का पृथ्वीकरण का नियम कहता है कि किसी भी जीव में दो गो जीन होता है। जीन मतलब वो भूत पिचास वाला जीन नहीं। ये कहता है ना कि अरे बाप रे बाप, ये मरेगी तो जीन बन जाएगी, ठीक है ना, जिसको किच्चिन बोलते हैं। तो वो वाला भूत पिचास वाला जीन की बात नहीं कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों में होता है, जिसको आप कह सकते हैं, जिन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? देखिए, जिन को अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोसोम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति में दो गो जीन होता है। जैसे हमारे अंदर दो गो जीन होगा, एक जीन होगा जो माता से आया होगा और एक जीन होगा जो पिता से आया होगा। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति में दो गो जीन होता है, एक माता से और एक पिता से आता है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। और किसी भी जीव में एक ही जीन पहुंचता है, मतलब दो जीन आया, लेकिन हमारे अंदर किसी एक का जीन है, तो हमारा जो लक्षण है वो किसी एक से मैच किया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब गर्भ में जाइगोट का निर्माण तभी होता है, गर्भ में के अंदर बच्चे तभी बनते हैं जब दोनों जीन आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। जब दोनों जीन आपस में मिलते हैं तो ही बच्चे बनते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? सर एक गाना सुनाइए, गाना का नाम बताइए, गाना का नाम बताइए, गाना सुनाते हैं। फरमाओ भाई, ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम सुना देंगे। और थोड़ा इधर सुनते भी रहिए, हमारा बात सुनिए। ज्यादा ताड़ा आप लोग कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मेंडल का पहला नियम, जिसको कि पृथ्वीकरण का नियम कहा जाता है। परीक्षा में सवाल भी आता है कि मेंडल के कौन से नियम को पृथ्वीकरण का नियम कहते हैं। तो मेंडल के प्रथम नियम को ध्यान रखिएगा, मेंडल के प्रथम नियम को, पहले नियम को पृथ्वीकरण का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले नियम को पृथ्वीकरण का नियम कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या बोले? मेंडल का पहला नियम यानी कि पृथ्वीकरण का नियम कहता है कि प्रत्येक गुण के लिए जीव में दो जीन होते हैं। प्रत्येक गुण के लिए जीव में कितने जीन होते हैं? दो गो जीन होता है प्रत्येक गुण के लिए। अगर व्यक्ति में कोई भी गुण है तो उसके लिए दो जीन जिम्मेदार हैं, एक मां से आता है और दूसरा एक पिता से आता है, ठीक है बाबू। गैमेट बनते समय, गैमेट मतलब होता है अंडाणु या शुक्राणु। हम जहां पर भी बोलेंगे गैमेट, तो गैमेट कहने का मतलब या तो अंडाणु या तो शुक्राणु। गैमेट की जगह पर हम अंडाणु शुक्राणु भी बोल सकते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु बनते समय ये दोनों जीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जिस समय अंडाणु बन रहा होता है तो वो माता, ये अंडाणु तो यानी कि वो माता का जीन हो गया, और जिस समय शुक्राणु बन रहा है तो शुक्राणु मतलब नर का जीन हो गया, यानी कहने का मतलब कि जो पुरुष है, जो पिता है, उसका जीन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि गैमेट यानी कि अंडाणु शुक्राणु बनते समय ये दोनों जीन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हर अंडाणु शुक्राणु में केवल एक ही जीन पहुंचता है, यानी कि हर गैमेट में केवल एक ही जीन पहुंचता है। और बाद में दो गैमेट यानी कि दो अंडाणु दो शुक्राणु, यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिल करके निषेचन के समय मिल करके नए जीन संयोजन बनाते हैं, जिससे संतान के गुण निर्धारित होते हैं। यानी कि भाई शुक्राणु अलग है, अंडाणु अलग है, यानी कि माता का जीन अलग, पिता का जीन अलग, लेकिन बाद में दोनों जाकर के मिलते हैं, तभी जाकर के जीव में गुणों का निर्धारण होता है, ठीक है ना। तभी जाकर के जीव में गुणों का निर्धारण होता है। कुछ गुण माता का, कुछ गुण पिता का आता है। समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चों को गैमेट का मतलब समझ में नहीं आता है। तो गैमेट का मतलब होता है जनन कोशिका, यानी वह कोशिका जो नई संतान बनाने में भाग लेती है, उसे ही गैमेट कहते हैं। गैमेट यानी प्रजनन वाली कोशिका,
गैमेट यानी प्रजनन वाली कोशिका, ध्यान रखिएगा। मनुष्यों और चाहे तो मनुष्य की बात करें या फिर किसी भी अधिकांश जीव की बात करें तो उसमें 2 गो गैमेट होता है, 2 गैमेट मिलकर के जाइगोट बनता है, 2 गो गैमेट मिलकर के जाइगोट, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो 2 गो गैमेट कौन कौन सा है? एक शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु यानी पुरुष का गैमेट, अंडाणु यानी कि महिला का गैमेट। समझ में आ गया बाबू? तो मेंडल का पहला नियम यही कहता था। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो 2 गो नियम दिए, तो 2 गो नियम में उनका पहला नियम तो यही कहा कि भैया एक बात याद रखो कि 2 गो जीन होता है, एक माता का जीन और एक पिता का जीन, दोनों जब मिलता है तभी जाकर के संतान में गुणों का ट्रांसफर होता है। यह बात तो सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल साहब बोल दिए। अब दूसरा उनका प्रयोग जो है वो क्या कहता है, जरा देखिए ध्यान से। ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा प्रयोग यानी कि दूसरा गुण, ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा गुण क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल का दूसरा नियम यह कहता है कि जब गैमेट बनते हैं यानी कि अंडाणु शुक्राणु यानी कि जनन कोशिका जब बनते हैं तो 2 अलग अलग गुणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के अलग होते हैं। यानी कि जब अंडाणु या शुक्राणु बनते हैं, जब गैमेट बनते हैं, अंडाणु या शुक्राणु मतलब गैमेट, तो जब गैमेट बनते हैं तो 2 अलग अलग गुणों के जीन, अलग अलग दोनों का गुण होगा ना। माता का गुण, ये ध्यान रखिएगा, माता का जो जीन होगा उसका अलग गुण होगा, पिता का जो जीन होगा उसका अलग गुण होगा। कभी भी माता और पिता का जीन का गुण जो है वो एक जैसा तो नहीं होगा, तो माता का गुण अलग, पिता का गुण अलग, ठीक है ना। यानी एक गुण का जीन यह तय नहीं करता कि दूसरे गुण का कौन सा जीन उसके साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक बच्चे अगर जन्म ले रहा है तो उसमें किसका गुण जाएगा, पिता का गुण जाएगा कि माता का गुण जाएगा, वह कोई डिसाइड नहीं करता है। यानी कि जो माता का गुण है वो जाकर के पिता का गुण जाकर के अपने में नहीं लड़ता है, अरे इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर हम जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जीन तय नहीं करता है कि दूसरे का गुण कौन सा गुण उसके अंदर जाएगा, ये बात जीन जो है वो तय नहीं करता है। इस तरह संतानों में नए नए गुण संयोजन बनते हैं जिससे उनमें विविधता दिखाई देती है। नए नए गुण संयोजन बनते हैं जिसके कारण क्या है, हर एक व्यक्ति के अंदर विभिन्नता दिखाई पड़ती है। यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ बाबू? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब आनुवंशिकता के बारे में एक बड़ा प्रयोग किए और 2 महत्वपूर्ण नियम दिए। ग्रेगर जॉन मेंडल का पहला, जिनको कि हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग, बस ये बात आप लोग समझ जाइएगा। समझ में आया बाबू? चलिए अब आप लोगों को बताते हैं लिंग निर्धारण कि आखिर लड़का और लड़की कैसे जन्म लेता है? लड़का और लड़की कैसे जन्म लेता है समझिएगा। अच्छा, आए दिन आप लोग खबर सुनते होंगे, पहले तो ऐसा ज्यादा होता था, अब तो कम होने लगा है। एक समाज का एक बुराई था। क्या बुराई था? कि भाई किसी व्यक्ति का किसी लड़की के साथ शादी हुआ, एकदम समाज की एकदम जो सच्चाई है वो आपको हम बता रहे हैं। अगर किसी लड़का का किसी लड़की के साथ शादी हुआ, शादी होने के बाद पहला जो संतान हुआ वो लड़की, दूसरा संतान हुआ वो भी लड़की, तीसरा संतान हुआ वो भी लड़की। जब तीसरा संतान हुआ तो लोगों को लगा कि अब भाई बड़ा खाली लड़की हो रहा है, खाली लड़की। चूंकि जानते हैं ना, अगर घर में सिर्फ लड़की का जन्म, अब भले कितनों कोई ऊपर से बोल ले कि लड़का लड़की एक समान, ये बात एकदम सच्चाई बता रहे हैं। कितनों कोई कुछ बोल ले कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन मन के अंदर एक मलाल रहता है कि भाई एक लड़का कम से कम हो जाता तो ठीक रहता। समझिएगा बात को। मन के अंदर ये बात हकीकत है कि मन के अंदर ये रहता है कि चलो 3 गो लड़की पर भी अगर कम से कम 1 गो लड़का हो जाए घर में तो ठीक है, ठीक है ना। तो अगर 3 लड़की हुआ, लगने लगता है कि अरे भाई ये लगता है कि इस लड़कीये में दोष है, औरतीये में दोष है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति पुरुष में दोष नहीं मानता है, कहता है कि अरे भाई तुम्हारी पत्नी में दोष है, खाली लड़की होता है उसको, ठीक है ना। चलो 1 गो और आखिरी ट्राई करते हैं, अगर लड़की हो गया तो फिर कुछ उपाय करेंगे। फिर क्या होता है कि चौथा संतान हुआ और अगर संयोग से वो लड़की हो गया, अगर संयोग से चौथा संतान भी लड़की, तो लोगों को एकदम पक्का भरोसा हो जाता है कि दोष महिला में है, इससे खाली लड़की का जन्म होता है। ऐसा करो, लड़के का शादी दूसरा लड़की से कराओ, ठीक है ना, दोष लड़की में है। एकदम समाज की एकदम बहुत बहुत कड़वी सच्चाई है कि अगर किसी महिला का बार बार लड़की हो रहा है तो दोष लगा दिया जाता है लड़की के ऊपर। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों कि लड़की के ऊपर दोष लग गया? लड़का के ऊपर काहे नहीं दोष लगा?
लड़का के ऊपर दोष काहे नहीं लगा? हो सकता है कि प्रॉब्लम लड़का में हो। आखिर लड़का और लड़की का निर्धारण कैसे होता है? किसी बच्चे को पता नहीं होगा, हम बताते हैं। आखिर लड़की और लड़के का निर्धारण होता कैसे है, यह हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा। आखिर दोष किसका है, लड़का का दोष है कि लड़की का दोष है, यह अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, एक बात हम आपको बताते हैं। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं जिस टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, ये आखिर भाई लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लड़का और लड़की डिसाइड कैसे होता है? अब समझना बाबू जरा ध्यान से। हमारे शरीर में गुणसूत्र होता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। हमारे शरीर में गुणसूत्र होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। हमारे शरीर में गुणसूत्र है, और कितने गुणसूत्र है ध्यान रखिएगा, 46 गो। हमारे शरीर में 23 जोड़ा, 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र है, ठीक है बाबू। हमारे शरीर में 23 जोड़ा यानी कि कितने गुणसूत्र हैं, ध्यान रखिएगा, 46 गुणसूत्र है। हमारे शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र हैं, तो बउआ याद रखिएगा, हमारे शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र हैं, तो आपको बताना होगा कि गुरुजी हमारे शरीर में तो टोटल 46 गुणसूत्र है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगर हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, समझिएगा। 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है, 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है, 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है वो होता है एक समान, एक समान होता है। और सिर्फ एक जोड़ा गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र, अब याद रखिएगा, लास्ट में यहीं पर निर्णय होता है। लिंग गुणसूत्र के गो है बाबू एक जोड़ा यानी कि सिर्फ 2 गुणसूत्र होता है। तो किसी भी मानव की अगर बात करें तो उसमें एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। एक बात आपको एकदम ध्यान से समझिएगा, हम इधर मानते हैं मादा और इधर हम लेते हैं पुरुष। इधर क्या लेते हैं बाबू, पुरुष, ठीक है ना। अभी हम आपको बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति में सिर्फ एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, किसी भी व्यक्ति में सिर्फ एक जोड़ा गुणसूत्र होता है। तो जो मादा का गुणसूत्र है उसको XX कहा जाता है। मादा का गुणसूत्र को क्या कहा जाता है, XX। और जो पुरुष का गुणसूत्र है इसको कहा जाता है XY, ठीक है ना। एकदम ध्यान से समझिएगा, अभी आपको पता लग जाएगा कि लड़का और लड़की किस पर निर्भर करता है, पुरुष पर कि महिला पर। जो मादा का गुणसूत्र है उसको XX कहेंगे, ठीक है। और जो पुरुष का गुणसूत्र है उसको XY कहा जाता है। अब प्यारे बच्चे, आप लोगों को यह समझना है कि जो पहला X है, हम इसको थोड़ा सा फैल लिख देते हैं तो ताकि आप लोगों को ज्यादा स्पष्ट समझ में आए, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा फैल लिखते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए, XY, क्लियर ना। अब जरा समझो बाबू, मादा का X गुणसूत्र हो सकता है कि इससे मिल जाए, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि ये वाला गुणसूत्र इससे मिल जाए, ठीक है। समझिएगा जरा ध्यान से, ये वाला गुणसूत्र हो सकता है कि इससे मिल जाए, या ये वाला गुणसूत्र हो सकता है कि इससे मिल जाए, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है कि ये वाला गुणसूत्र जो है वो इससे मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वाला गुणसूत्र जो है वो इससे मिल जाए। 4 ऑप्शन हमारे पास बनते हैं, या तो ये वाला गुणसूत्र ये दोनों से मिलेगा, मतलब एक करके, या फिर ये वाला गुणसूत्र ये दोनों से मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, लड़की का गुणसूत्र XX होता है, लड़का का गुणसूत्र XY होता है। अब देखते हैं कि जब दोनों का गुणसूत्र मिलेगा तो क्या बनता है। पहली बात तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों को देखना पड़ेगा, अब आपको हम एक एक करके समझाते हैं। अगर ये वाला X गुणसूत्र इस X गुणसूत्र से मिला तो जो हमारा क्रोमोसोम बना, हमारा जो गुणसूत्र बना वो बना XX। अब XX बना तो लड़का की लड़की, बताओ भाई, अभी आपको बताया XX लड़की का होता है, यानी कि जब EX गुणसूत्र से मिला तो लड़की का जन्म होगा। यानी कि मादा का X गुणसूत्र अगर पिता के X गुणसूत्र से मिल जाए तो लड़की का जन्म होगा। अगर क्या बनेगा, यहां पे XY बनेगा। XY मतलब क्या हुआ,
लड़का। यानी कि पिता के गुणसूत्र पर निर्भर कर रहा है लड़का चाहे लड़की, ठीक है ना। मादा का तो एक्स एक्स ही है, मादा में क्या मतलब प्रॉब्लम है भाई। पिता का बाई गुणसूत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैटर ये करता है। जब तक पिता का बाई गुणसूत्र नहीं मिलेगा तब तक लड़का का जन्म ही नहीं होगा। यानी कि दोष पिता में है। अगर लड़का का जन्म नहीं हो रहा है इसका मतलब कि दोष किसमें है, एक पुरुष में है, ना कि एक महिला में दोष है। समझ में आया। अगर किसी महिला को सिर्फ लड़की हो रहा है मतलब दोष पिता में है। उसका बाई गुणसूत्र या तो मतलब कम है, या तो बाई गुणसूत्र जो है वो उसका एक्स गुणसूत्र से नहीं मिल रहा है। बार बार एक्स गुणसूत्र से मिल रहा है, इसका मैटर ये है, ठीक है ना। यानी कि लड़का मैटर कर रहा है बाई गुणसूत्र पर। अगर एक्स गुणसूत्र के साथ एक्स मिला तो एक्स एक्स, और आपको पता है एक्स एक्स क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया लड़की, ठीक है ना। अगर एक्स गुणसूत्र बाई गुणसूत्र के साथ मिला तो एक्स बाई, और ये हो गया बाबू आपका क्या, ये हो गया लड़का। अच्छा भैया एक चीज और बताते हैं, ये वाला एक्स गुणसूत्र जरा समझिएगा। अब हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला प्यारे बच्चों जो एक्स गुणसूत्र है, ये वाला जो एक्स गुणसूत्र है वो मान लिया जाए इस एक्स गुणसूत्र के साथ मिले तो ये वाला x और ये वाला x तो क्या बन गया, x x बन गया। यानी कि ये भी क्या हो गया, लड़की हो गया। लेकिन जैसे ही ये वाला x गुणसूत्र अगर ये वाला y गुणसूत्र के साथ मिला तो क्या बनेगा, x y बनेगा। यानी कि ये हो गया क्या, लड़का। यानी कि बार बार आप लोग ये चीज देख रहे हैं, बार बार ये चीज आप लोग देख रहे हैं कि भाई लड़का डिसाइड कर रहा है पुरुष के गुणसूत्र पर। लड़का किसके गुणसूत्र पर डिसाइड कर रहा है, पुरुष के गुणसूत्र पर। यानी कि लड़का और लड़की ये मादा पर निर्भर नहीं करता, ये पुरुष पर निर्भर करता है। क्लियर हुआ। तो अब अगर आज के बाद इस प्रकार का प्रॉब्लम हमारे समाज में किसी के साथ झेलना पड़े तो आप वहां पर डट करके कहिए कि भाई लड़की में दिक्कत नहीं है, दिक्कत लड़के में है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? समाज में जो ये बुराई फैला हुआ है, कुछ होता है तो लड़की पर दोष लगा दिया जाता है, वो लड़की का दोष नहीं बल्कि वो लड़के का दोष है। बताओ बाबू। इसलिए कहा जाता है कि आदमी को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर आदमी अनपढ़ रहेगा, अगर वो हमारा क्लास के लिए नहीं रहेगा तो उसको पता नहीं रहेगा कि दोष किसका है। जो 10वां में हमारा क्लास कर लेगा उसको पता चल जाएगा, करे भाई ये तो प्रिंस सर बताए थे, ठीक है ना, ये तो हमारा प्रिंस सर बता दिए थे पहले ही कि दोष किसका है। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि दोष किसका होगा, पुरुष का होगा। तो परीक्षा में एक सवाल आता है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है ना। परीक्षा में एक सवाल आता है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो भाई इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला आंसर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि सामान्यतः मानवों में, ऐसे लिखेंगे कि सामान्यतः मानवों में कितना गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है, जिसको कहते हैं 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान है, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। 22 जोड़ा गुणसूत्र जो एक समान है उसको ऑटोसोम कहते हैं। और शेष बचा हुआ गुणसूत्र जो एक जोड़ा है उसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसी से लिंग का निर्धारण होता है। एक के जोड़ा ना है, एक्स एक्स क्या हो गया, 2 गो, यानी एक जोड़ा, उधर भी एक जोड़ा। ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मादा में गुणसूत्र की जो संरचना है वो एक्स एक्स है। अभी आपको बताया कि मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र, और जबकि नर में होता है एक्स बाई गुणसूत्र। अब कह रहा है कि बाई गुणसूत्र के साथ अपेक्षा एक्स गुणसूत्र क्षणाकार होता है। मादा का एक्स गुणसूत्र अगर नर के एक्स गुणसूत्र से मिलता है और युग्मनज एक्स एक्स बनाता है, तब जन्म लेने वाला संतान जो है वो लड़की होती है। जन्म लेने वाला संतान कौन होगा, लड़की। लेकिन अगर मादा का एक्स गुणसूत्र अगर पुरुष के बाई गुणसूत्र के साथ मिले, समझना बाबू, मादा का एक्स गुणसूत्र अगर पुरुष के बाई गुणसूत्र के साथ मिले तो जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा। यानी कि लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर कर रहा है। लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर कर रहा है। लड़का सब कह रहा है कि सर लड़का के साथ अन्याय हो रहा है। अरे लड़का के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, लड़का का आज सत्य बताया जा रहा है, ठीक है ना। लड़का का जो सत्य इतना दिन से छुपा करके लोग बैठल था, आज उसका उजागर हो रहा है। आज के बाद कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि हमारा में दोष नहीं है।
कहेगा कि ना भैया दोस्त तो हमरे में है, हम पढ़ ले हैं, ई बायोलॉजी के टॉपिक को हमारा पढ़ा दिए हैं सर, ठीक है ना, उसको समझ में आ जाएगा कि बायोलॉजी के टॉपिक हम पढ़ ले हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? हाँ, ध्यान रखिएगा। और अगर किसी लड़की के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो तो उसको भी पता चल जाएगा, अरे भैया हम लिंग निर्धारण टॉपिक पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना, हमारे साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए, क्लियर? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ बाबू जल्दी से। जी सर जी, सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, बहुत, देखो तो लड़की सब धन्यवाद दे रही है, थैंक यू सर। लड़का सब कह रहा है कि काहे सच बता दिए सर, झूठो पढ़ा दें, गलती पढ़ा दें, हैं? चलिए आगे बढ़े बाबू। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे जैव विकास, ठीक है ना। अगला टॉपिक अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? जैव विकास देखने वाले हैं। अगला टॉपिक देखने वाले हैं जैव विकास, कि भैया जैव विकास क्या होता है। जीवों का विकास ही जैव विकास कहलाता है, ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति होता है, ठीक है ना, और उसका क्रमिक परिवर्तन होता है, उसको ही जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास मतलब हुआ जीवों का विकास। भैया देख लो, आज हम लोग इतना एकदम स्मार्ट लगते हैं देखने में, एकदम सूट बूट जब झाड़ लेते हैं तो लगता है कि हा बउआ हिरौआ से कम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बउआ जो हिरौआ है वो पहले ऐसा लगता था, बंदरा के जैसन, देख लो ऐसा था, ठीक है ना। पहले आदि मानव कैसा हुआ करता था? आदि मानव का तो छोड़िए, आदि मानव से पहले जब आदमी का सृजन ही हुआ था, जब पहली बार बंदर आदमी का रूप ले रहा था, चूंकि हम लोग बंदर के प्रजाति हैं, आदमी जो होता है वो बंदर के प्रजाति होता है, याद रखिएगा, आदमी बंदर के प्रजाति होता है। अगर किसी व्यक्ति को बोल दो अरे बंदरा, तो उसको तकलीफ लग जाता है, कह रहे हमारा बंदरा बोल दिया तू, है? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक गांव का एक आदमी था जिसका नाम था रामचंद्र, ठीक है ना। गांव का एक आदमी था जिसका नाम था रामचंद्र, उसको लोग गया बोल अरे रामचंद्रा, तो बोला कि हाँ भैया, तेरे तोर मुहमा लगाओ बंदरा नियन रे, तो अरे भाई तू हमारा बंदरा कम ही, दिक्कत हो जाता हो, लाठी चल तो लाठी, समझ गए ना। तो भाई अब यहां पर क्या हुआ कि भाई बोल दिया कि अरे भाई तो चेहरा बंदर, अरे उसको पता नहीं है, जो व्यक्ति बंदरा कहने पर चिढ़क जा रहा है उसको पता नहीं है कि हम लोग बंदर के प्रजाति हैं, ठीक है ना। जितना भी मानव है सब बंदर के प्रजाति है। पहले आदमी ऐसा ही था, 4 पैर पर चलता था, अब धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखा तो ऐसा बना। आदमी जब धीरे धीरे खड़ा होना सीखा तो ऐसा बना। थोड़ा सा और जब सोच हुआ, थोड़ा सा और लगा कि नहीं भाई जरा सा और सोच होते हैं, तो वैसा बना। इसी को कहा गया आदि मानव, जिस समय वो हड्डी का हथियार रखता था। आदि मानव जिस समय हड्डी का हथियार रखता था, उस समय की बात कर रहे हैं। तो आदि मानव जब हड्डी का हथियार रखता था तो ऐसा था, धीरे धीरे वो लोहा का हथियार, लकड़ी का हथियार बनाना शुरू किया तो आदि मानव ऐसा हुआ। और अब तो भाई आदि मानव एकदम सभ्य हो गया है। आप लोग हिंदी का वो वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर पढ़े होंगे। तो भैया जैव का जो विकास हुआ, जीवों का जो विकास होता है वो क्रमिक होता है, ठीक है ना। तो जीवों में हुए जो क्रमिक परिवर्तन है, देखो जीवों में जो ये परिवर्तन हुआ इसी को कहा जाता है जैव विकास। जीवों में जो ये परिवर्तन हुआ इसी को जैव विकास कहा जाता है। देखिए बाबू, आज हम लोग का चेहरा कितना बढ़िया लगता है, बउआ एकदम सुंदर लग रहा थीन है, बोलते हैं कि नहीं लग रहा थीन, बउआ ऐसा लग रहा थीन। देखो ये सुनील शेट्टी से कम है ये, देखो तो बउआ एकदम देखो ऐसा लग रहा थी ने। लेकिन यही बउआ पहले ऐसा लगा थी, इधर देखो, ये वाला देखो, पहले आदमी ऐसा लगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर देखो ऐसा लगा, फिर ऐसा, फिर देखो धीरे धीरे ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर धीरे धीरे ऐसा बना, फिर ऐसा बना, और धीरे धीरे ऐसा बना, और बाद में जाकर के ऐसा बना। हमारा देख लो, बाद में ऐसा बना, ठीक है ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक के बार परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये हमरा से मैच कर रहा है, देखो तो चेहरा मिलाओ तो बाबू, हमरा से मैच कर रहा है, देखो जी हमरा से मैच कर रहा है ये ना, कोई एंगल से मैच नहीं कर रहा है। कैसे आपको मैच कर दिया जी? ना भाई, हमरा से मैच नहीं कर रहा है।
ई मैच करेगा हमरा से। देखो ये है ना जी, सेल्फी एगो लेते हमारे साथ, इसके साथ एगो सेल्फी लेते हैं ना, देखिए सेल्फी इसके साथ एगो लेते हैं, तब ई करा हमारे साथ नहीं, ले ले भाई तेरे साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। तब देख रहे हैं ना, तब समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे हैं। आपका एक दोस्त है, कौन दोस्त है जी? ये तुम्हारा दोस्त हो सकता है, देखो रुस्सल है कि हमारा दोस्त नहीं बनाया, समझ में आया। तो बाबू इस तरीके से जैविक विकास होता है, जीवों का जो क्रमिक विकास होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है। जीवों का जो क्रमिक विकास होता है वह कुछ इस तरीके का ही होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है बाबू? जीवों का जो विकास होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। इसी को कहते हैं जैव विकास, जीवों का विकास, ठीक है ना। मजा आ रहा है आज पढ़ करके ना? अरे वाह क्या बात है सर, आप इतना हंसाते हैं पेट फूल जाता है। हंसाते कहाँ हैं, हम तो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर बच्चों को पढ़ाई हंसी लगने लगे मतलब सही मास्टर के पास आप पहुंच गए हैं, ये बात समझ लीजिए। अभी ना 10वां में छोड़िए, आगे भी कहीं भी अगर पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाए तो समझिए कि मास्टर सही है। पढ़ाई अगर बोरिंग लगने लग जाए समझो कि गलत मास्टर चुना गया, ठीक है ना, ये बात सोच लेना भाई। चलिए, तो जीवों का विकास अब हम आप लोग को समझाते हैं कि जैव विकास होता क्या है बाबू। तो जैव विकास किसे कहते हैं, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जैव विकास होता क्या है। तो बउआ याद रखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उसमें हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवों का उत्पत्ति कैसे हुआ, समझिएगा। जैव विकास है क्या, मतलब जीवों का विकास कैसे हुआ, जीव मतलब जिस जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जीवों का जो पूर्वज था वो कैसा था, उसमें समय समय पर क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग जहां पे करते हैं उसी को कहते हैं जैव विकास। नाम से ही पता लग रहा है ना, जैव विकास मतलब जीवों का विकास, नाम से ही पता लग रहा है, जैव विकास यानी जीवों का विकास। तो ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति, समझ में आ रहा है बाबू, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वजों का इतिहास और समय समय पर उसमें जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को जैव विकास कहा जाता है। जैसे देखिए, जीवों का उत्पत्ति हुआ और समय समय पर उसमें क्या होते गया, परिवर्तन होते गया। जीवों का उत्पत्ति हुआ और समय समय पर उसमें परिवर्तन होते गया, इसी को तो जैव विकास कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बाबू जैव विकास का परिभाषा यही लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास, समय समय पर उसमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव विकास कहा जाता है, ठीक है ना। तो जैव विकास का, हालांकि जैव विकास का एक दूसरा परिभाषा भी बताएं हम आप लोगों को, लेकिन एक परिभाषा याद रखिए काफी है। दूसरा परिभाषा भी आप चाहे याद कर सकते हैं कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन, मतलब शुरुआत में प्राणी का जो विकास हुआ वो सरल प्राणी के रूप में हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जटिलता को बढ़ाते गया और सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास। तो ये वाला परिभाषा थोड़ा सा कठिन है, ये परिभाषा थोड़ा सा आसान है, तो जैव विकास का ये परिभाषा ही आप लोग याद करिए, जो आसान है वही याद करिए भाई, है। सर आपके वीडियो में LIC का प्रचार आता है, करवा लीजिए। LIC का प्रचार हमारे वीडियो में आता है, हम भाई LIC का विरोध करते हैं, मतलब हो सकता है इसी चलते हमारे में और ज्यादा आता होगा। हम ये सब जो LIC होता है ना, उस सब का सीधा विरोध करते हैं ना भैया। हमारे पास कोई LIC वाला आता है, हम की प्रणाम करते हैं, दूरे से चल जाइए तो ज्यादा बढ़िया है। अगर नजदीक आ गए तो जीने से ज्यादा मरने का फायदा बता दीजिएगा आप, हमको पता है। LIC वाला को नजदीक सटने मत दीजिए, है ना, 5 मिनट के अंदर वो आपको जीने से ज्यादा मरने का फायदा बता देगा। कहेगा कि मरला पर ये वाला एगो नया स्कीम निकला है, 1 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा 1 साल में, 10,000 के महीना जमा करना पड़ेगा। अब आप पूछेगा कि अच्छा तब बताइए 10,000 के महीना जमा करेंगे तो निकलेगा कितना, तो अच्छा मिलेगा कितना, तो ये आपको नहीं मिलेगा, तब किसको मिलेगा, ये आपके बेटा को मिलेगा। हमको काहे नहीं मिलेगा, तो ये स्कीम मरला के बाद का है, आप मरिएगा ना तभी पैसा निकलेगा, एक के बाद निकलेगा 10 करोड़। अरे ससुरा तू 100 करोड़ दे दो, हमारा मरला के बाद कौन जान रहा है कि तू देगा भी कि नहीं देगा, हैं?
तो LIC वाला क्या करता है, जीने से ज्यादा मरने का फायदा बता देता है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया दूरे से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद दे करके चल जाइए, दूरे से नजदीक में सटिएगा तो जीने से ज्यादा मरने का फायदा बता दीजिएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना? हाँ, चलिए। तो अब प्यारे बच्चों, अब एक बात समझिएगा। चलिए छोड़िए, हो गया। अब एक बात जरा समझिएगा। अभी हम लोग एक जो मानव प्रजाति था उसके बारे में बताए, जैव विकास के बारे में बताए। अब जरा एक बात समझना बाबू, उपार्जित और आनुवांशिक गुण क्या है। जैसे आपको हम जननिक परिवर्तन और कायिक परिवर्तन बताया ना, कि कुछ आदमी का जो गुण है वो पर्यावरण या वातावरण के कारण बदल जाता है। जैसे आपको बताया कि कोई आदमी अगर गोर है लेकिन दिन रात तो धूप में रहेगा तो करिया हो जाएगा, तो वो उपार्जित गुण है, वो उपार्जित गुण है। समझ में आया कि नहीं आया? और उपार्जित गुण कभी भी आनुवांशिक नहीं होता है। हमारा मन है कि हम ये वाला हाथ कटवा लें, तो हम हाथ कटवा लेंगे, तो हमारा मन हुआ तब ना हुआ भाई, यानी कि उपार्जित गुण है, बाहर से गुण हमारे अंदर आया है। जन्म से हमारा तो दोनों हाथ क्लियर था एकदम, लेकिन बाद में हाथ कटवाने का मन हुआ, हाथ कटवा लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा जो अगला संतान होगा उसमें भी हाथ नहीं कटल होगा, उसका हाथ एकदम दोनों फिट होगा। समझ में आया ना? तो याद रखिएगा, आदमी में दो गुण होता है, वो उपार्जित गुण जो उसको बाहरी वातावरण से मिलता है, और एक होता है आनुवांशिक गुण जो उसके माता पिता से मिलता है। ठीक है? तो दो गुण होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? उपार्जित और आनुवांशिक गुण समझिएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उपार्जित गुण क्या है? तो किसी जीव के अंदर उत्पन्न होने वाला वह गुण जो पर्यावरण के कारण या आसपास के माहौल के कारण आता है, उसको उपार्जित गुण कहते हैं। समझ में आया बाबू? किसी भी जीव का वह गुण जो बाहरी वातावरण के कारण आता है, उसको क्या कहा जाता है? उपार्जित गुण कहा जाता है। समझ में आया? किसी भी, आवाज कट रहा है, हाँ? आवाज कट रहा है, हम आंदोलन कर देंगे, आवाज कटेगा तब। रुकिए, बैटरी बदल देते हैं। हालांकि इतना जल्दी तो बैटरी कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है ना? अब देखिए तो अभी भी आवाज कट रहा है, बैटरी तो बदल दिए, अब एकदम आवाज सनासन चल जाएगा। बताओ बाबू, यहां तक सारे बच्चों का क्लियर समझ में आ गया? उपार्जित गुण क्या है? उपार्जित गुण क्या है? ध्यान रखिएगा, किसी जीव के अंदर जो बाहरी वातावरण के कारण जो गुण आया है उसको उपार्जित गुण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, ठीक है ना? अब एक बात आप लोग समझो, मान लेते हैं कि हमारे पिता यार का नेम चले, बेबी गैल में मैम चले होता है। ठीक है ना? किसी किसी का बाल जो है ना एकदम ऐसे देखिए घूमल रहता है एकदम, जिसको कहते हैं घुंघरेला बाल। गलती से अगर मच्छर एक आध को बेचारा अंदर चल जाता है ना, बलिया में घुस गया, वो अलवला करके अंदर मर जाता है, लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाता है। कहता है कि नीमन जंजाल में पड़ गए। और हम लोग के तो सोझा सोझी बाल है भाई, मच्छर उछड़ भी एकदम सड़क के निकल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी किसी का बाल अगर घुंघरेला होता है ना, तो हो सकता है कि उसका जो बेटा है उसका भी बाल घुंघरेला हो, उसका भी बाल घुंघरेला हो। तो मान लिया जाए कि कोई आदमी है जिसका बाल घुंघरेला है, ठीक है? अब उसके बेटा का भी बाल घुंघरेला होगा, लेकिन अगर बेटवा के शौक कर गया कि ना हम ऐसा बाल नहीं रखेंगे, हम बाल सेट करवावेंगे, तो वो जाएगा और सैलून में जाकर के कहेगा कि हमारे बाल सेट कर दीजिए, एकदम घुंघरेला जो है ना उसको सीधा कर दीजिए। अब क्या करेगा? अब सैलून वाला एकदम एगो आयरन नियन रखता है, चूटा जैसा रखता है गर्म करने वाला, ऐसे चाप चाप करके इसे सीधा कर देता है, चाप चाप करके इसे सीधा कर देता है। घुंघरेला बाल खत्म हो जाएगा, हम लोग के जैसा सोच आ जाएगा, पता नहीं चला। तो एक बात बताओ, उसके अंदर आनुवांशिक रूप से तो घुंघरेला बाल आया था, लेकिन वो बाहर से सोज करवा लिया। तो भाई बाहर से सोज न करवाया है तो उसको उपार्जित गुण कहेंगे। अब बाहर से उसका बाल सोज हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बेटा का भी बाल सोजे होगा। अरे बाहर से आयरन से या चूटा से चपवा चपवा करके सोज करवाए हो भाई, तो तुम्हारे बेटवा में ना आनुवांशिक गुण आएगा, उसका बाल घुंघरेला होगा, तुम्हारा यहाँ चूटा से चांपल बाल नहीं होगा उसका। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात ध्यान रखिएगा, उपार्जित गुण जो होता है जिसको आप बाहर से करवा रहे हैं वो क्या होता है? उपार्जित गुण ध्यान रखिएगा,
अनुवांशिक नहीं होता है। सोचो कि अगर आप सांवले हैं चाहे करिया हैं ठीक है ना, अगर आप सांवले हैं चाहे काला हैं, कितना फेयर लवली लगा लीजिए, मेकअप करवा लीजिए, ठीक है ना, आप मेकअप करवा करके अगर थोड़ा बहुत गोर हो गए तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका अगला पीढ़ी यानी कि आपका बाल बच्चा गोरे होगा। है कि आप मेकअप करवा करके गोर हुए हैं, नकली गोराई है, ठीक है ना। असली गोराई तो वो था जो जन्म के साथ आया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो बाहर से आपने अर्जित किया है पैसा खर्च खर्च करके, वो आपका उपार्जित गुण हुआ। वो क्या हुआ? उपार्जित गुण हुआ। और उपार्जित गुण कभी भी आनुवांशिक नहीं होता है। उपार्जित गुण कभी भी आनुवांशिक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आया क्या कि नहीं आगे बाबू? उपार्जित गुण कभी भी आनुवांशिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो उपार्जित गुण क्या है? किसी जीव के अंदर उत्पन्न होने वाला वह गुण जो पर्यावरण के कारण या आसपास के माहौल के कारण आता है, उसको क्या कहते हैं? उपार्जित गुण कहते हैं। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता का संतानों में आता है उसको अनुवांशिक गुण कहते हैं, जो कि हम आपको शुरू में बताए, ठीक है ना। ऐसा गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनक से उनके संतान में आता है, ऐसे गुणों को अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। वैसा गुण जो माता पिता से बेटा में आ जाए, दादा दादी से पोता में आ जाए, तो उसको अनुवांशिक गुण कहेंगे, ठीक है ना। और अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, लेकिन उपार्जित गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ में आएगा बाबू? हाँ, ठीक है ना। चलिए, एक वो मतलब जानते हैं ये बात जो हम पढ़ा रहे हैं कि उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होता है, आप सब लोगों को पता है कि ना बाबू? आप लोग बताइए। ये तो एकदम सोचने वाली बात है, करेक्ट बात है कि उपार्जित गुण जो होता है वो वंशानुगत होवे नहीं करता है। उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होता है, ये बात सबको पता है। लेकिन इस धरती पर एक वैज्ञानिक जन्म लिए जिनका नाम था लामार्क, ठीक है ना। इस धरती पर एक वैज्ञानिक जन्म लिए जिनका नाम था लामार्क, याद रखिएगा। एक वैज्ञानिक आए, ये देख लीजिए, इन वैज्ञानिक का जरा चेहरा चिन्ह लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कहीं भेटा जाएंगे तो इनसे पूछिएगा। ये वैज्ञानिक आए लामार्क, और इन्होंने आकर के कहा कि भैया अभी तक तुम लोग गलती पढ़ रहे हो, जो उपार्जित गुण है ये भी वंशानुगत होता है। दुनिया में तबाही मचा दिया ला करके भाई, ये कौन बात बोल दिया? जैसे हम अभी इतना देर से समझा रहे थे कि कितनों फेयर लवली लगवा लीजिए, बाल सीधा करवा लीजिए, वो चीजें आपके अगले पीढ़ी में नहीं जाएगा। लेकिन ये आकर के बोल दिए ना कि भाई अगला पीढ़ी में जाएगा। ये बोल दिए कि जो उपार्जित गुण है वो भी वंशानुगत होता है। दुनिया शॉर्टकट में पड़ गया, ठीक है ना। दुनिया शौक हो गया, कह रही भाई ये बात कौन बात बोल दी है कि जो लामार्क साहब हैं इन्होंने कहा कि जो उपार्जित गुण है वो भी वंशानुगत होता है। इन्होंने कहा कि उपार्जित गुण भी वंशानुगत होता है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि उपार्जित गुण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक इसका खंडन किए, बोले कि ना एकदम गलत बात है, नहीं जाता है। तो ये बोले कि तो नहीं जाता है तो हमको प्रूव करके दिखाओ कि नहीं जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइसमान। क्या नाम था? वाइसमान। वो बोले कि हम कर देते हैं प्रूफ, ठीक है ना। एगो चूहा पकड़ के लाए और चूहा का पूंछी काट दिए और बोले कि अगर इसका संतान अगर पूंछ ले पैदा हो गया तो समझेंगे कि तोर बात गलती है, ठीक है ना। और जब उस मतलब जिस चूहा का पूंछी काटे थे, उस पूंछी कटे हुए चूहा का जो संतान हुआ उसमें एकदम बढ़िया से फ्रेश पूंछी था, ठीक है ना। एकदम पूंछी क्लियर था, एकदम पूंछ जो है वो दिखाई पड़ रहा था। समझ में आया? एकदम जो पूंछ है वो दिखाई दे रहा था। फिर जो उसका संतान था उसका भी पूंछी काट दिए कि भाई इसका जो संतान होगा उसमें चेक करते हैं। तो उसका जो संतान हुआ उसमें भी पूंछ आया, फिर उसका भी पूंछ काट दिए, फिर उसका जो संतान आया उसमें भी पूंछ हुआ, फिर उसका पूंछ काट दिए। ऐसे ऐसे करते करते चूहा के 21 पीढ़ी के पूंछी काट दिए, ठीक है ना। चूहा के बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, ऐसे करते करते 21 पीढ़ी तक वो पूंछ काटते रहे। और जब जब पूंछ काटते थे तब तब अगले पीढ़ी में पूंछ जन्म ले लेता था। भाई वो वैज्ञानिक बोले कि अगर
अगर उपार्जित गुण वंशानुगत होता है तो हम बार बार पूछ काट दे रहे हैं, तो अगला पीढ़ी में पूछ नहीं आना चाहिए ना। ये अगला पीढ़ी में बार बार पूछ काहे आ जा रहा है? इसका मतलब है कि उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होता है। इसका मतलब है कि उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है ना। और लैमार्क बाद यानी कि लैमार्क जो अपना थ्योरी दिए थे उसको गलत साबित करके दिखा दिए। लैमार्क जो अपना थ्योरी दिए थे उसको गलत साबित करके दिखा दिए। समझ में आया? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि लैमार्कवाद क्या है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि लैमार्कवाद क्या है, तो बताइएगा आप लोग कि फ्रांसीसी प्रवृत्ति वैज्ञानिक, ये फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क ने कहा था कि अपार्जित गुण जो होते हैं वो क्या होता है? वंशानुगत होते हैं। यानी कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों के गुण के संदर्भ में एक विचार प्रस्तुत किया। इस धारणा में लैमार्क ने कहा कि उपार्जित लक्षण जो है वो वंशानुगत होते हैं। उन्होंने कहा कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बड़े आराम से जाते हैं। लैमार्कवाद का बाद में कई वैज्ञानिकों ने जोरदार खंडन किया। उन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं थे। मतलब बाकी सभी वैज्ञानिक जो थे वो बोले कि ना भाई, ठीक है ना, बाकी सब जो थे वो बोले कि नहीं, वो वंशानुगत नहीं होता है। मतलब जो उपार्जित गुण है वो वंशानुगत नहीं होता है। इसकी पुष्टि के लिए एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाइसमान। उन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी और यह दर्शाया कि कटे पूंछ वाले चूहे के संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ जो है वो बार बार आ जाता है। यानी कि कभी भी उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होता है। उपार्जित गुण कभी भी वंशानुगत नहीं होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। उपार्जित गुण कभी भी वंशानुगत नहीं होता है, यह बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो बताओ बाबू, उपार्जित गुण वंशानुगत होता है कि नहीं होता है? बताइए जल्दी से, उपार्जित गुण वंशानुगत होता है कि नहीं होता है? हाँ चाहे ना, बताओ बाबू जल्दी। उपार्जित गुण वंशानुगत होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताइए, यस और नो। तो याद रखिएगा, उपार्जित गुण जो है वो वंशानुगत नहीं होते हैं। कभी भी उपार्जित गुण वंशानुगत नहीं होते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। यह बात किसने कहा? लैमार्क ने कहा। अच्छा, एक वैज्ञानिक का थ्योरी बता दिए। अब एक दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डार्विन, ठीक है ना। अब एक दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डार्विन, समझिएगा जरा ध्यान से। अब एक दूसरा वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था? डार्विन। अब बाबू ये वैज्ञानिक आए, जरा देखिए ध्यान से। ये वैज्ञानिक आए एकदम रविंद्रनाथ टैगोर के जैसन, और आगे बाबू, तो ये जो डार्विन थे ना, ये जो डार्विन थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या थ्योरी दिया? तो डार्विन ने कहा कि देखिए, इस संसार में दो तरह के जीव होते हैं। एक जीव ऐसा होता है जो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है। एक जीव ऐसा होता है जो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, और दूसरा जीव ऐसा होता है कि प्रकृति के अनुसार नहीं ढलता है, ठीक है। चलो बाबू, तो अब डार्विनवाद क्या बोले? डार्विन नामक जो वैज्ञानिक थे वो क्या बोले? डार्विन बोले कि देखिए, दुनिया में ना दो तरह के जानवर होता है, या फिर मतलब दुनिया में दो तरह के जीव होते हैं। एक जीव ऐसा होता है जो प्रकृति के अनुसार ढल जाता है और वो पृथ्वी पर मौजूद है। दूसरा जीव ऐसा होता है जो प्रकृति और वातावरण के अनुसार नहीं ढलता है, वो खत्म हो जाता है। जैसे आप इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। जब कोरोना आया था, प्रकृति का एक बहुत बड़ा मार था कोरोना। जो व्यक्ति उस कोरोना के अनुसार ढल गया, अपने आप को सैनिटाइज किया, अपने आप को थोड़ा बचा करके रखा, वो व्यक्ति तो आज जीवित है। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा लापरवाही किया, वो व्यक्ति राम नाम सत्य हो गया, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार ढल गया वो तो इस संसार में टिक गया, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति धरती के अनुसार, ये मतलब प्रकृति के अनुसार नहीं ढला,
और वो व्यक्ति आज संसार से खत्म हो गया। और ये बात कौन बोले थे? डार्विन बोले थे। वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। तो डार्विनवाद का सिद्धांत क्या कहता है समझिएगा। पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनका जन्म 1809 में हुआ और मृत्यु हुआ 1882 ईस्वी में। तो डार्विन प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे डार्विनवाद या प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक चुनाव यानी कि प्रकृति चुनाव करती है कि कौन प्राणी स्थिति वातावरण के अनुसार ढल रहा है और कौन प्राणी नहीं ढल रहा है। तो याद रखिएगा, डार्विनवाद उसे ही कहते हैं, ठीक है ना, जो वातावरण के अनुसार ढल गया और जो वातावरण के अनुसार नहीं ढला। ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार दुनिया में किसी भी जीव की